नेक्स्ट टॉपिक हमारा पड़ेगा फिर ग्रेविटेशन। देखो, हालांकि ग्रेविटेशन है तो 11th का टॉपिक, 11th वाले पोर्शन में है एनसीईआरटी में, लेकिन हम लोग इसको 12th में इसलिए रखते हैं बिकॉज ग्रेविटेशन में अगर हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम जो पार्ट है, देखो बेसिक चीज समझना, बेसिक चीज ये है कि जैसे कूलम्स लॉ में था, कूलम्स लॉ में दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो फोर्स 1/r² के प्रोपोर्शनल आता है। एंड सिमिलरली ग्रेविटेशन में भी अगर हम दो पॉइंट मासेस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखेंगे तो वो फोर्स भी 1/r² के फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, तो चार्जेस का इंट्रैक्शन, अब चार्जेस में दो टाइप का इंट्रैक्शन हो सकता है, चार्जेस कैन रिपल, अगर लाइक चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट। लेकिन ग्रेविटेशन में मासेस के बीच में अगर पॉइंट मासेस हैं तो दे विल ऑलवेज अट्रैक्ट। ठीक है ना, तो इस केस में सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो हम लोग देखेंगे कि प्लस क्यू और माइनस क्यू का जैसा बिहेवियर है, पूरा का पूरा चैप्टर में M1 M2 का भी सेम बिहेवियर है, कोई और फर्क है ही नहीं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजें होती है जो हमें डिराइव नहीं करनी पड़ती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने की हुई है, तो वहां से सिर्फ फॉर्मूले हम लोग कन्वर्ट कर ले जाते हैं। ठीक है ना, तो ये एक बेनिफिट है उसको यहाँ पे करने का, तो टाइम बहुत कम लगता है, मेजर पोर्शन में टाइम नहीं लगता है, ऐसे समझो। तो ग्रेविटेशन में सबसे पहला हेडिंग इसमें डाल लेते हैं, that is universal law of gravitation, universal law of gravitation given by न्यूटन। ठीक है ना, और न्यूटन का यही सबसे बड़ा बोलना चाहिए कि वैसे तो बहुत सारे अचीवमेंट है, बट ये दिस वाज द फर्स्ट एंड बिगेस्ट अचीवमेंट जो न्यूटन ने ये फॉर्मूला ढूंढ के निकाला कि दैट फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पार्टिकल्स, टू पॉइंट मासेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² एंड प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। क्योंकि क्या था कि उस फॉर्मूले के आने से पहले जितना भी सस्पेंस बना हुआ था इस पूरे एस्ट्रोफिजिक्स में, फ्रॉम ऑर्बिटल मोशन ऑफ मून टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स थे जो समझ में नहीं आ रहे थे लोगों को कि ये किस तरह से है, टाइम कैसे डिसाइड हो रहा है। तो वो सारा का सारा सस्पेंस जो है वो एक इस सिंगल फॉर्मूले से सारा का सारा सस्पेंस खुल गया। ठीक है ना, तो लॉ तो बेसिक तुम्हें पता है, जैसे एक हो गया मास m1 and m2, m1 m2 are separated by suppose distance r, to force of attraction between them, force of attraction between them kept at a separation r is proportional to m1 m2 and inversely proportional to r²। ठीक है ना, और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो यहाँ पे हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग कैपिटल G लिखते हैं, तो ये बन जाता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। ठीक है, इसमें G का क्या कहलाता है, G कहलाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है, और इस कांस्टेंट की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यूनिट जरा ध्यान से देखो, बनेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg², और इसका डायमेंशन वगैरह भी निकाला हुआ है डायमेंशन वाले चैप्टर में। ठीक है ना, अब इस फोर्स को, और तुम जो कूलम्स लॉ में फोर्स पढ़ा हुआ है उसको अगर तुम ध्यान से विजुलाइज करो तो तुम्हें लगेगा कि वहां पे फॉर्मूला था k q1 q2 अपॉन r², तो वहां पे जो k का काम था वही सेम यहाँ पे कैपिटल G का काम है। ठीक है, और m1 m2 जो है वो q1 q2 की जगह आ गए, एंड r² तो सेम ही है। अच्छा, वहां पे और यहाँ पे बहुत सारा, यहाँ पे बल्कि इजी पड़ेगा, वहां पे तो हम लोग बोलते हैं ना कि चार्जेस प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं, बट मास में तो ऐसा है नहीं, मास में तो सिंपल मास ही है, वो स्केलर क्वांटिटी है और पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। ठीक है ना, ऑलवेज पॉजिटिव ऐसे बोल सकते हैं। दूसरा जो डिफरेंस है, ये जो कैपिटल G लिखा हुआ है इसको ध्यान से देखो, वहां पे जो हम लोग कांस्टेंट लिखते हैं 1/4πε0, वो कांस्टेंट मीडियम डिपेंडेंट होता है। क्योंकि अगर हम मीडियम में चार्जेस को रखते हैं तो क्या होता है कि मीडियम में चार्जेस को रखने के बाद मीडियम में भी चार्जेस पोलराइज हो जाते हैं। ठीक है ना, जैसे इंडक्शन होता है वैसे ही पोलराइजेशन होता है, कैपेसिटर में आएगा डिटेल में। चार्जेस को देख के दूसरे चार्जेस पोलराइज हो जाएंगे, डाइपोल्स क्रिएट हो जाएंगे।
तो वो भी फोर्स लगाने लगते हैं, जिसकी वजह से नेट फोर्स का जो एक्सप्रेशन होता है वो चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये जो कैपिटल जी है ये मीडियम डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोल रहे हैं। दो तरह के कांस्टेंट हैं, कुछ कांस्टेंट सिंपली कांस्टेंट है और कुछ कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो इसका मतलब यही है कि वो किसी भी सिचुएशन में चेंज नहीं होने वाले हैं, इसलिए उनके नाम के आगे यूनिवर्सल लगा हुआ है। ठीक है ना। तो इसमें देखो क्या क्या बातें हैं इंपॉर्टेंट। पहले पॉइंट में तो ये नोट कर लो, पहले पॉइंट में तो यही लिखेंगे, द एक्सप्रेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट मासेस। अब यहाँ पे ये बात बताने की जरूरत नहीं है क्यों भाई, पॉइंट मासेस का मतलब क्या है ये तो क्लियर है ना। जो साइज है मासेस का वो उनके डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटा होना चाहिए। ठीक है। सेकंड पॉइंट में द फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है। और ऐसे बोल सकते हैं कि द डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द अनदर मास। डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द अनदर मास। ठीक है। और बाकी सारी चीजें वैसे ही हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज एप्लीकेबल फॉर मल्टीपल पार्टिकल systems। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज एप्लीकेबल फॉर मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम्स। ठीक है। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना हो यही एक्सप्रेशन तो बता सकते हो क्या बनेगा, क्योंकि वहां पे तुमने किया ही हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे वेक्टर फॉर्म क्या बनेगी, वेक्टर फॉर्म ऐसे है कि सपोज इधर एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, एक मास ये हो गया लेट से m1 और ये रखा है r1 वेक्टर पे, और एक मास सपोज ये हो गया m2 और ये रखा हुआ है r2 वेक्टर पे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे दो फोर्सेस दिखाता हूँ। ठीक है। एक फोर्स होगा फोर्स एक्टिंग ऑन m1 बाई m2 और एक होगा फोर्स एक्टिंग ऑन m2 बाई m1। तो हमको ये तो मालूम है कि दोनों फोर्सेस जो हैं इक्वल एंड अपोजिट होंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो इसमें से किसी भी एक फोर्स की वैल्यू क्या बनेगी, लाइक अगर हमें F12 लिखना है तो F12 की वैल्यू देखो क्या लिखोगे, तो G m1 m2 इंटू क्या इसको हम R2 माइनस R1 अपॉन मॉड ऑफ R2 माइनस R1 होल क्यूब लिख सकते हैं ना। और ये जो फोर्स होगा ये माइनस ऑफ F21 के भी इक्वल होगा। तो अगर कभी 3 डायमेंशन में दिए होंगे पार्टिकल्स तो हम इसको यूज कर सकते हैं। देखो पहले, ठीक है ना। कांस्टेंट जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट मतलब मीडियम पे कोई भी डिपेंडेंस नहीं होगा। ठीक है। बताओ इतनी बात पहले, जितना लिखा हुआ है उसमें कोई डाउट है बताओ। यहाँ पे कुछ पॉजिटिव नेगेटिव है नहीं, फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होगा, हमेशा अट्रैक्टिव होगा, हमेशा टुवर्ड्स ही लगेगा। ठीक है ना। तो ये तो एक्सप्रेशन हो गया फोर्स के लिए।
अब जैसे याद करो वहां पे भी हम लोगों ने क्या किया था भाई, कूलम्स लॉ डिफाइन किया था। बहुत सारे टर्म्स हैं तो कुछ छूट भी जाएंगे तो तुम बता दोगे अपने आप की वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने पढ़ रखा है, तो यहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग क्या फैक्टर बनेगा, क्या एक्सप्रेशन बनेगा। बट जो जो मेन मेन है वो हम लोग एक बार देख जरूर लेंगे, ठीक है ना। सर आपको सर इफ देयर आर 3 चार्जेस तो सर मतलब तीनों में से सर दो दो फोर्सेस निकलेंगी। जैसे 3 चार्ज हैं तो सर मतलब सॉरी 3 मासेस हैं तो हाँ फर्स्ट मास में से मतलब दूसरे और तीसरे मास के लिए 2 फोर्सेस हाँ, दो निकलेंगी या फोर्स फिर एक ही निकलेंगे और निकलेगी? उन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। मैंने इसीलिए सिंपली लिख दिया कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज एप्लीकेबल, ओके सर ओके। वेक्टर एडिशन बनेगा वो, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है, अब वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो सिमिलरली यहाँ पे है उसी के जैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोलो या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बोलो, मतलब एक ही है। और यहाँ पे हम इसको डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। बुक्स वगैरह में क्वेश्चन जो है ई भी दिया हुआ है, मतलब वेक्टर ई इसको भी लिख देते हैं, वो अलग अलग बुक्स हैं। हम लोग जी लिखते हैं क्योंकि ये वही जी है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब इसमें चाहो तो एक छोटी सी बात ये याद रखो, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले हम लोगों ने वहां पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। तो जैसे वहां पे हम लोग जिसको के लिखते हैं, के का मतलब होता है 1/4 पाई अपसाइलन नॉट, तो इसको हम लोग ग्रेविटेशन में रिप्लेस करके जी लिख सकते हैं, यानी के की जगह डायरेक्टली जी याद रखो। और अगर कभी अपसाइलन नॉट को रिप्लेस करना पड़ेगा तो अपसाइलन नॉट की जगह रिप्लेस करके हम लोग 1/4 पाई जी लिख सकते हैं। तो ये दो रिप्लेसमेंट बस याद रखो, बाकी चार्ज की जगह मास हो जाएगा, वो तो पता ही है, ठीक है ना। बाकी एग्जैक्टली सेम है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन क्या बनेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन किया था, इट वाज फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज या फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज। और वहां पे हम लोग एक बात बोलते थे कि जो टेस्ट चार्ज है वो छोटा लेना चाहिए, याद है ना, लिमिट Q टेंड्स टू 0 लगाते थे, क्योंकि अगर चार्ज छोटा नहीं होगा तो वो जो दूसरा चार्ज है उसको डिस्टर्ब कर सकता है ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को। लेकिन यहाँ पे इस तरह का कोई भी इंडक्शन नहीं होगा, चार्ज चार्ज को इंड्यूस कर सकता है लेकिन मास मास को इंड्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पे किसी तरह की इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जैसे वहां पड़ी है, तो यहाँ कोई ग्रेविटेशनल शील्डिंग नहीं होगी, जो मास है वो वैसे का वैसा ही है। दूसरा कोई मास आएगा उसके पास तो उसका कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, तो यहाँ पे वो इंडक्शन वाला पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। तो चीजें कम ही है। तो जैसे यहाँ पे स्मॉल जी अगर डेफिनेशन वाइज केवल फॉर्मूला लिखें अगर, तो स्मॉल जी की वैल्यू बन जाएगी, इट इज फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट मास, तो ये बन जाएगा F/m बनेगा ना। और यहीं से फोर्स की वैल्यू तुम देखो तो mg आती है निकल के, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है m/g। और अगर हम पॉइंट मास के लिए निकालें, फॉर ए पॉइंट मास m एट ए डिस्टेंस r, एट ए डिस्टेंस r, तो सपोज ये स्मॉल m है और यहाँ से p पॉइंट पे r डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा। तो देखो ग्रेविटेशनल फील्ड की जो डायरेक्शन है सबसे पहले, तो क्या फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो टूवर्ड्स आएगा, तो इस ग्रेविटेशनल फील्ड का भी डायरेक्शन जो है वो टूवर्ड्स ही है। और यहाँ पे हम इसको लिखेंगे जी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस, ध्यान से देखना, जी एम अपॉन आर स्क्वायर और इंटू आर कैप लिख सकते हैं, जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप विद माइनस साइन। माइनस क्यों लगाया है वो क्लियर है ना, क्योंकि हमेशा कैसा होगा, ये टूवर्ड्स होगा, बोलो। तो अब अगर तुम्हें ये वाला फॉर्मूला क्लियर है, बेसिक डेफिनेशन ये क्लियर है, यूनिट इसका देख लो, यूनिट क्या बनेगा इसका। अब ये फोर्स पर यूनिट मास है तो ये न्यूटन पर केजी बन जाएगा, या फिर अगर निकालोगे तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, एक्सीलरेशन ही है एक तरह से, एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल ही है। अब हम लोगों ने बहुत सारे
केसेस जो किए हुए हैं उनकी वजह से निकाल के देख लो। जैसे सपोज रिंग है, ठीक है ना, रिंग है, m मास r रेडियस का यूनिफॉर्म रिंग है, तो इस रिंग की वजह से एक्सिस पे r डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, r डिस्टेंस नहीं x ले लेते हैं, x लिखा था ना वहां पे। या फिर जैसे सपोज सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग जिसका रेडियस सपोज कैपिटल आर है, इसके सेंटर पे कितना होगा, लैम्डा दिया हुआ है। अब यहाँ का जो लैम्डा है वो लैम्डा का यूनिट बनेगा केजी पर मीटर। वहां का लैम्डा था लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहाँ का लैम्डा बन जाएगा लीनियर मास डेंसिटी। या फिर अगर सिंपली एक आर्क है, क्यों भाई, तो इस आर्क की वजह से इस आर्क के सेंटर पे ग्रेविटी कितनी होगी, अगर ये एंगल अल्फा है और इसका डेंसिटी लैम्डा है, तो बता सकते हो ना हर एक केस में। देखो सबसे पहले तो डायरेक्शन, डायरेक्शन हर एक केस में टुवर्ड्स ही होगा, तो डायरेक्शन में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। डायरेक्शन हर एक केस में जी का टुवर्ड्स ही आएगा। यहाँ पे बाइसेक्टर के अलोंग आएगा, कितना होगा, एक्सिस में लिखो अपने आप। तो एक्सिस के केस में जी का वैल्यू बनेगा जी एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ये बनेगा। इस केस में जी की वैल्यू वहां था 2k लैम्डा बाई आर, यहाँ होगा 2g लैम्डा बाई आर, और ये वाला केस बन जाएगा 2g लैम्डा बाई आर इंटू साइन ऑफ अल्फा बाई 2। देखो, और हमें ये सब याद रखने हैं फॉर्मूले, ठीक है ना, फॉर्मूले तुम्हें याद हैं, बस एक बार देख लो कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं। कोई कंफ्यूजन है किसी में तो बताना तुरंत। तो ये है कि ये सब हमको प्रूफ नहीं करने पड़े इंटीग्रेट करके, क्योंकि हम एक बार पहले कर चुके हैं सारा। ठीक है ना, रिंग के लिए लिख दो, और डिस्क के लिए लिख दो। डिस्क में सिग्मा ले लेना चाहो तो, सिग्मा वहां पे था सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे बन जाएगा मास डेंसिटी, ठीक है। डिस्क के लिए, डिस्क के सेंटर पे, डिस्क के एक्सिस पे, सेंटर पे तो खैर जीरो ही है, एक्सिस पे लिख दो। देन हॉलो शेल, हॉलो शेल अगर है m r, उसकी वजह से क्या होगा, और अगर यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर है m r, तो उसकी वजह से इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। इतने फॉर्मूले लिख दो जल्दी से, बताओ। तो डिस्क के सेंटर पे तो जीरो ही है, ठीक है, डिस्क के एक्सिस पे कितना होगा, याद है फॉर्मूला, डिस्क के एक्सिस पे फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अगर है, और एप्सिलॉन नॉट को लिखेंगे 1 अपॉन 4 पाई जी, तो बाहर आ जाएगा इसमें 2 पाई जी सिग्मा, और अंदर बनेगा 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन हो फॉर्मूले में तो बताना, ये आएगा, और सेंटर पे जीरो है। इसी तरह से हॉलो शेल के लिए, हॉलो शेल के अगर यूनिफॉर्म है तो हॉलो शेल के अंदर ग्रेविटी जीरो होगी, और सरफेस पे अगर निकालेंगे, सरफेस पे क्या, आउटसाइड निकाल दो, आउटसाइड ग्रेविटी की वैल्यू के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि सारा का सारा मास जो है हम सेंटर पे ले सकते हैं एज अ पॉइंट मास, ये बन जाएगा।
यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर है तो उसके अंदर ग्रेविटी का वैल्यू कितना आएगा, तो ये बनेगा Gm स्मॉल r अपॉन r क्यूब, प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r आएगा। और आउटसाइड के लिए यहाँ भी वही है, ये हो जाएगा Gm अपॉन r स्क्वायर, सारा का सारा मास सेंटर पे एज अ पॉइंट मास। देखो यहाँ तक इतने याद रखने हमको, इतने में ही क्वेश्चंस मिलेंगे ज़्यादातर। बाकी कोई और आएगा जो तुम वहां पे कर चुके हो तो कन्वर्ट कर लेना। जितना मैंने लिखा है उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। कुछ और वेरिएबल वगैरह का केस होगा तो इंटीग्रेट करना पड़ सकता है, ठीक है ना, बट वो चांसेस कम ही है उन क्वेश्चंस के, क्योंकि ऑलरेडी ये काम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करवा ही लेते हैं। तो ग्रेविटेशन में इस तरह के क्वेश्चंस कम ही पूछे जाएंगे कि इंटीग्रेट करने के लिए पूछा है तो, ठीक है ना। एक उसका और चाहो तो लिख लो, लीनियर लीनियर वायर का। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर अगर कोई है, ठीक है, लैम्डा का वायर है, तो इस वायर से r डिस्टेंस पे ग्रेविटी की वैल्यू, r डिस्टेंस पे ग्रेविटी की वैल्यू 2g लैम्डा बाई r हो जाएगी। ये वही निकल के आता है जो सेमी सर्कुलर रिंग का निकल के आता है। और अगर वायर फाइनाइट होगा तो तुम उसको आर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, याद है ना। यस सर। ठीक है, तो ये था हमारा पॉइंट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अगला पॉइंट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन होगी, m1 है, m2 है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन तो यही करेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय external agent in arranging the system of point masses। मतलब उस सिस्टम को बनाने में जो वर्क डन लगेगा वो वर्क डन उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बनेगा। अब वहां पे याद करना, पहले पुरानी बात याद करते हैं। जब हम पहला चार्ज लेके आते हैं तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, एक चार्ज लेके आए इन्फिनिटी से, कोई वर्क नहीं, उसको वहां पे फिक्स कर दिया। अब हम जब दूसरा चार्ज लेके आते हैं तो हमको वर्क करना पड़ता है, क्योंकि वो दोनों आपस में फोर्स लगाने लगते हैं। तो याद करो कि जब हम पॉजिटिव लेके आते हैं और पॉजिटिव रखा हुआ है, लाइक चार्जेस होते हैं, तो वर्क डन पॉजिटिव आता है, क्योंकि लाइक चार्जेस में पास ला रहे हो तो एक्सटर्नल एजेंट को पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा, वो रिपेल कर रहे होंगे ना, पास नहीं आना चाहेंगे बल्कि दूर भागना चाहेंगे, तो हमें पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा। लेकिन सोचो कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो वेरी स्लोली लाने के लिए हमें फोर्स अपोजिट लगाना पड़ेगा, तो उस केस में नेगेटिव वर्क आता है। तो इसीलिए वहां पे चार्जेस को विद साइन हम लोग फॉर्मूले में रखते थे, याद है ना। अगर पॉजिटिव होते थे तो दोनों पॉजिटिव, नेगेटिव है तो दोनों तब भी पॉजिटिव, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आती थी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोनों मासेस के बीच में हमेशा ही अट्रैक्शन है, इसका मतलब है कि वहां से छोड़ देंगे तो अपने आप आ जाएगा। तो वेरी स्लोली लाने के लिए यहाँ भी हमें नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आता है उसमें हम लोग नेगेटिव पहले से ही लगा के चलते हैं, -Gm1m2/r, क्योंकि यहाँ पे मासेस को विद साइन रखने का कोई प्रोविजन नहीं है ना। तो इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो हमेशा ही नेगेटिव आएगी, -Gm1m2/r। ये माइनस क्यों लगाया, ये क्लियर है या नहीं? दो मासेस का बिहेवियर अनलाइक चार्जेस की तरह है, और अनलाइक चार्जेस के केस में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव थी। बाकी सारी बातें फिर वैसे के वैसे ही ट्रू हैं कि अगर मल्टीपल चार्जेस होंगे तो हमें देखना पड़ेगा नंबर ऑफ पेयर्स कितने बन रहे हैं, हर एक पेयर के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसको हम ऐड करेंगे। अब वहां पे क्या होता था, कई बार ऐड होता था, कई बार सब्ट्रैक्ट होता था, क्योंकि प्लस भी होता था माइनस भी होता था। यहाँ पे मैग्नीट्यूड हमेशा ही ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कोई भी दो मास की लिखोगे तो ऑलवेज नेगेटिव होगी। अब सारे नंबर्स नेगेटिव हैं तो ऐड ही हो जाएंगे ना वो अल्टीमेटली, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ masses is always negative, ठीक है ना। और लिख देना कि if there are multiple masses then total potential energy is sum of potential energies due to all the pairs, ठीक है ना। बाकी अगर हम सिस्टम को एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में ले जा रहे हैं, कितना वर्क करना पड़ रहा है, तो वो वर्क वैसे ही होगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल, W external is equal to U final minus U initial when delta Ke is equal to 0। और अगर हमें W फील्ड निकालना है तो W फील्ड की वैल्यू होती है U इनिशियल माइनस U फाइनल, और ये ऑलवेज होता है, इसमें डेल्टा Ke 0 वाला कोई क्लॉज नहीं है। ये भी वही पुरानी बात है, ठीक है। बोलो नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी जस्ट लाइक पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट मास। तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल है इट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो इस पोटेंशियल का जो यूनिट बनेगा, यूनिट बन जाएगा जूल पर केजी। ध्यान रखना वहां पे जो पोटेंशियल था उसका यूनिट वोल्ट था, लेकिन ये जो पोटेंशियल है इसका यूनिट वोल्ट नहीं है। ये क्या है ना, कई सारे नाम सेम सेम है तो जिनकी वजह से यूनिट्स कई बार गड़बड़ हो जाती हैं। तो इसका यूनिट वोल्ट नहीं होगा, ये भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है लेकिन, तो ये जूल पर केजी बनेगा। और अगर हम फॉर अ पॉइंट मास निकालें, फॉर अ पॉइंट मास पोटेंशियल की वैल्यू, तो सपोज पॉइंट मास m यहाँ पे है और यहाँ से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल चाहिए हमको। तो पोटेंशियल याद है ना स्केलर क्वांटिटी है, तो हम यहाँ पे एक यूनिट मास रखेंगे 1 kg और इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बनेगी -Gm1m2/r, और यही उस पॉइंट का पोटेंशियल बन जाएगा। तो क्या होगा कि पोटेंशियल भी पोटेंशियल एनर्जी की तरह ऑलवेज नेगेटिव होगा, ठीक है ना। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी ऑलवेज नेगेटिव है। तो अब तुम मुझे बताओ सभी के लिए फिर से उसी तरह से, जैसे रिंग के लिए, रिंग है m,r, तो रिंग के सेंटर पे, रिंग के एक्सिस पे, ठीक है। डिस्क है सिग्मा कॉमा r, लिखो अपने आप, डिस्क के सेंटर पे, डिस्क के एक्सिस पे, ठीक है। रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल की वैल्यू बनेगी -Gm/R। रिंग के एक्सिस पे पोटेंशियल का वैल्यू
तो ये बनेगा माइनस जी एम अपॉन अंडर रूट ऑफ माइनस जी एम अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डिस्क के सेंटर पे पोटेंशियल, वहां पे क्या फॉर्मूला था याद है? वहां था शायद सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों भाई? तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई जी सिग्मा, देखो, और डिस्क के एक्सिस पे निकालेंगे, सॉरी माइनस साइन तो लगाना ही है, तो माइनस 2 पाई जी सिग्मा, और एक्सिस पे होगा माइनस 2 पाई जी सिग्मा ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। फॉर्मूले सारे देख लो, किसी में भी कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। याद रखने हैं सारे के सारे, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं इनके, सिमिलर क्वेश्चंस होंगे जैसे वहां पे किए थे। ठीक है, और इसमें जैसे हॉलो स्फीयर के लिए m कॉमा आर, सॉलिड स्फीयर के लिए m कॉमा आर, कैसा बनेगा? हॉलो स्फीयर के इनसाइड पोटेंशियल वही होगा जो उसके सरफेस पे है, और सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू होगी माइनस जी एम बाई कैपिटल आर। और आउटसाइड पोटेंशियल अगर निकालना है तो हम सारा का सारा मास उसके सेंटर पे एज्यूम कर सकते हैं एज अ पॉइंट मास, तो माइनस जी एम बाई स्मॉल आर। सॉलिड स्फीयर के अंदर अगर निकालना है तो सॉलिड स्फीयर के अंदर बनेगा माइनस जी एम अपॉन 2r³ एंड ब्रैकेट में 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। याद है ये फॉर्मूला? और आउटसाइड निकालना है अगर तो माइनस जी एम बाई स्मॉल आर। अगेन बताओ यहां तक कोई डाउट है तो? ठीक है, वहां पे याद होगा रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। अगर हमको पोटेंशियल दिया हुआ है एक्स वाई फंक्शन में और हमें फील्ड निकालना है, या फिर हमें फील्ड दिया हुआ है आई कैप जे कैप में, उससे पोटेंशियल निकालना है, तो सेम मेथड यहां भी एप्लीकेबल होगा। फील्ड और पोटेंशियल का जो रिलेशन है वो यहाँ पे भी सेम टू सेम एप्लीकेबल होगा। बोलिए, क्लियर है लास्ट पॉइंट? Yes, sir. एक हॉलो स्फीयर का हमें अच्छे से ध्यान रखना है और एक सॉलिड स्फीयर का, क्योंकि सॉलिड स्फीयर जो है वो अर्थ सिस्टम की तरह है। अगर सॉलिड स्फीयर है m कॉमा आर, तो ये एक अर्थ सिस्टम की तरह है। इसके अंदर का ग्रेविटी का फॉर्मूला, इसके अंदर ग्रेविटी का फॉर्मूला बनेगा जी एम आर अपॉन r³। याद है ये फॉर्मूला? सरफेस पे ग्रेविटी लिखेंगे अगर, तो सरफेस पे ग्रेविटी हो जाएगी जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर, और आउटसाइड अगर लिखेंगे तो आउटसाइड ग्रेविटी हो जाएगी जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर। देखो, ठीक है। पोटेंशियल, पोटेंशियल अगर आउटसाइड लिखेंगे तो आउटसाइड तो ये भी एक पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट होगा, माइनस जी एम बाई आर वेन आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। पोटेंशियल इसके सरफेस पे अगर लिखेंगे तो इसके सरफेस का पोटेंशियल होगा माइनस ऑफ जी एम बाई कैपिटल आर। ठीक है, और अगर हम पोटेंशियल इसके आउटसाइड लिखते हैं, तो सॉरी इनसाइड,
तो इन साइड वाला पोटेंशियल बनेगा माइनस जी एम अपॉन 2r³ इंटू ब्रैकेट 3r² माइनस स्मॉल r²। याद है फॉर्मूला, r लेस देन कैपिटल R के लिए। पोटेंशियल और जी, ये दो चीजें हमें हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर इन दोनों के लिए तो अच्छे से याद रखनी है। बाकी किसी की जरूरत पड़ेगी तो फिर हम पुराने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं उसकी वैल्यू। बोलिए। क्लियर है यहाँ तक? बताओ पहले। देखो इसमें क्वेश्चन दे रहा हूँ, करो। ऐसे मान लेते हैं कि एक रिंग है, m मास r रेडियस, ठीक है। m मास r रेडियस का, ठीक है। और इस रिंग के एक्सिस पे एक सॉलिड स्फीयर है, रिंग है एंड सॉलिड स्फीयर है m, r। देखो ध्यान से। और दोनों के सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस है √2r। तो हमें बताना है फाइंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फाइंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। कितना फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में, निकालो। देखो इस केस में, देखो सबसे पहली बात तो मैं ये समझनी है कि इस केस में हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि पॉइंट मासेस के लिए ही एप्लीकेबल होता है। यहाँ रिंग है, रिंग भी पॉइंट मास नहीं है, सॉलिड स्फीयर है वो भी पॉइंट मास नहीं है। तो पॉइंट मास के केस में तो हम लगा सकते हैं, लेकिन पॉइंट मास नहीं है तो हम नहीं लगा सकते हैं। तो अब क्या किया जाए? पॉइंट मास तो है नहीं, फोर्स कैसे निकाल सकते हैं? क्यों भाई? अच्छा आप ये बताओ कि जैसे सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर के लिए ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो सॉलिड स्फीयर है इसका किसी भी पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, क्या वो वही ग्रेविटेशनल फील्ड होगा जो कि वहां पे रखे हुए किसी पॉइंट मास का होता? बताओ। मतलब हम ये चाहते हैं कि ये वाला जो सिस्टम दिख रहा है, ये जो सिस्टम दिख रहा है, ये जो सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर की जगह अगर हम उस पॉइंट पे एक उसी का पॉइंट मास रख दें, तो क्या ये बोल सकते हैं कि पॉइंट मास का फील्ड कैपिटल आर के बाहर और सॉलिड स्फीयर का फील्ड कैपिटल आर के बाहर, मतलब आउटसाइड कैपिटल आर, इसके रेडियस के बाहर की बात चल रही है, आउटसाइड पॉइंट्स पे। तो क्या आउटसाइड पॉइंट्स पे दोनों का फील्ड बराबर होगा? तो रिंग के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है, चाहे वो सॉलिड स्फीयर का हो या वो पॉइंट मास का हो, सेम लगेगा। तो रिंग के ऊपर दोनों की वजह से अगर सेम फोर्स लगेगा तो इसका मतलब है कि रिंग का फोर्स भी दोनों के ऊपर सेम आएगा। तो हम लोग रिंग का फोर्स सॉलिड स्फीयर पे तो नहीं निकाल सकते, बट हाँ इस रिंग का फोर्स पॉइंट मास पे तो निकाल सकते हैं ना, क्योंकि ये पॉइंट मास जहां पे रखा हुआ है उस पॉइंट पे हम लोग ग्रेविटी लिख सकते हैं। बताओ, ये हम लोग निकाल रहे हैं किसकी वजह से ग्रेविटी? ड्यू टू रिंग। तो रिंग की वजह से उस पी पॉइंट पे कितनी ग्रेविटी लगेगी? तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है? जी एम आर अपॉन r² प्लस स्मॉल r², पावर 3/2। क्यों भाई? और फोर्स कितना हो जाएगा? तो फोर्स हो जाएगा पॉइंट मास इंटू उस पॉइंट पे ग्रेविटी। देखो तो ये कितना आ जाएगा? √2 GM² अपॉन, क्या बचेगा नीचे? सॉल्व किया किसी ने? बताइए। अपॉन r² इंटू 3√3 बचेगा नीचे। r² 3√3, हाँ
देखो बताइए क्लियर है सभी, कोई क्वेश्चन या नहीं? सर हाँ सर ये तो सर क्लियर था इसलिए हो गया, कोई और बॉडी होती दो रिंग हो जाती तो वो तो देखो पूछेगा तो उसी का ना जिसका निकाल पाएंगे हम लोग। सॉलिड स्फीयर था तो उसको पॉइंट मास से रिप्लेस कर दिया। यस सर। ठीक है ना? और देखना, ये देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, आईटी का ही आया हुआ है, करो ट्राई पहले। इसके लिए हमको डिस्क का पोटेंशियल लगेगा, तो डिस्क का पोटेंशियल तुम्हें उसके लिए याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? बताओ अगर नहीं मालूम है तो। अगर एक कंप्लीट डिस्क है, अगर एक कंप्लीट डिस्क है सिग्मा कॉमा आर, तो इस डिस्क की वजह से इस डिस्क के एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे पोटेंशियल की क्या वैल्यू है बताइए? सर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये बताओ एप्सिलॉन नॉट को जी में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो वो कन्वर्जन ऐसे याद रखो कि हम लोग क्या करते हैं कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस करते हैं जी से। तो इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट रिप्लेस होगा 1 अपॉन 4 पाई जी से, समझ रहे हो? तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रिप्लेस होगा 2 पाई जी से। बताओ ठीक है ये बात? तो ये हो जाएगा माइनस का 2 पाई जी, देखना ध्यान से, और अंदर ब्रैकेट में लिखेंगे अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। यही था ना फॉर्मूला? माइनस साइन लगाना मत भूलना कि ग्रेविटेशन में हर जगह पोटेंशियल माइनस में ही है। तो ये फॉर्मूला तुम्हें यूज करना है इस प्रॉब्लम को करने के लिए। करो अपने आप पहले ट्राई, अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसको करने के लिए क्या करना है, हमको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करना है। यूजिंग सुपर पोजिशन, और सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में हम लोग ये बोलेंगे कि पहले कंप्लीट डिस्क जो 4r रेडियस की है उसकी वजह से पी पॉइंट पे पोटेंशियल लिखेंगे, फिर 3r रेडियस की डिस्क की वजह से पी पॉइंट पे पोटेंशियल लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें इस एन्युलर डिस्क का पोटेंशियल मिल जाएगा। और पोटेंशियल मिल गया तो वर्क डन निकालना फिर आसान है। तो पहले पोटेंशियल ही निकालते हैं। तो देखो पोटेंशियल एट पॉइंट पी हो जाएगा v1 माइनस v2, ध्यान से देखना, ठीक है? अच्छा v1 क्या लिखेंगे? सिग्मा की वैल्यू हम लास्ट में डालेंगे, अभी सिग्मा के टर्म्स में ही निकाल लेते हैं। अच्छा 2 पाई सिग्मा भी तो होगा ना इसमें, 2 पाई जी सिग्मा होगा ना, सिग्मा तो रहेगा ही, सिग्मा इंटू 2 पाई जी। देखो तो ये बनेगा 2 पाई जी सिग्मा विद माइनस साइन। चलो माइनस साइन को हम लोग ऐसे कर देते हैं कि v2 में से v1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये तो हो गया कॉमन, अंदर क्या बचेगा बताओ? v2 अगर हम लोग लिखते हैं तो v2 बनेगा अंडर रूट ऑफ 3r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, देखना ध्यान से, और माइनस करेंगे इसमें अंडर रूट ऑफ 4r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 4r हो जाएगा। देखो तो ये वैल्यू आएगी माइनस ऑफ 2 पाई सिग्मा जी, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? क्या ये 4√2r माइनस 5r बचेगा? देखो यहाँ तक पहले इक्वेशन 1 में किसी को डाउट है बताइए? v1 माइनस v2 किया है, v1 मतलब कंप्लीट डिस्क की वजह से, v2 मतलब जो अंदर 3r है उसकी वजह से। साइन भी साइन के साथ रखेंगे, माइनस साइन रहेगा पोटेंशियल में, तो v1 माइनस v2 की जगह v2 माइनस v1 लिख दिया मैंने, ठीक है? और हमें निकालना क्या है? वर्क रिक्वायर्ड टू टेक अ यूनिट मास फ्रॉम p टू इंफिनिटी। तो p से इंफिनिटी ले जा रहे हैं तो वर्क डन हो जाएगा पॉइंट मास और v इंफिनिटी माइनस vp। देखो तो ये माइनस ऑफ m इंटू वी पी बचेगा, तो ये हो जाएगा प्लस 2 पाई सिग्मा g, और m की जगह 1 है, r और ब्रैकेट में 4√2 माइनस 5। देखो और सिग्मा की वैल्यू क्या रखेंगे? तो सिग्मा हो जाएगा मास अपॉन इफेक्टिव एरिया।
तो इफेक्टिव एरिया कैसे आएगा? तो इफेक्टिव एरिया के लिए पाई 4r² में से पाई 3r² माइनस करेंगे, तो ये कितना बचेगा? m/7πr²। देखो, तो फाइनली देखो कौन सा आंसर मैच कर रहा है। बी आंसर मैच कर रहा है क्या? बी कर रहा है, ए कर रहा है? ए ऑप्शन करेगा। ये करेगा सर, यस। बोलो। अब देखो थोड़ा बहुत तो ट्रिक ऐसे भी लगती है कि एक ही आंसर ऐसा है जो प्लस में भी दिया है और माइनस में भी दिया है कि नहीं है? तो यही बात तो पक्की कि आंसर उसी में से कोई होना है। अब तुम्हें सिर्फ ये पता करना है कि हमको पी से पॉइंट मास को इन्फिनिटी ले जाने में पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा या नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा, अपने आप जाएगा या हमें ले जाना पड़ेगा। तो अगर हम पी पॉइंट पे पॉइंट मास रखेंगे तो डिस्क अट्रैक्ट करेगी ना उसे। तो हम अगर पी पॉइंट से इन्फिनिटी ले जाएंगे तो हमें पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा, अपने आप नहीं जाएगा। तो पॉजिटिव वर्क कौन सा है? ए और बी में से ए है। यस सर। तो कुछ कुछ क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे भी चल जाता है। ठीक है। और देखो क्लियर है क्वेश्चन ये वाला? कोई डाउट किसी को? और देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट ये देखो क्वेश्चन 16। देखो इसमें क्या क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि two bodies each of mass m are kept fixed at a separation 2l। तो let's say there are two bodies mass capital M each kept at a separation 2l। ठीक है। फिर कह रहा है a particle of mass small m is projected from the midpoint of the line joining their centers perpendicular to the line। यानी इसके बीच में एक पॉइंट मास है और इस पॉइंट मास को हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेट से v स्पीड से। ये पॉइंट हो गया लेट से पॉइंट p। ठीक है। द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज g। मिनिमम वेलोसिटी जिससे वो इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कर जाए। तो देखो ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप करने का मतलब है ये कहाँ पहुंच जाए? तो भाई इन्फिनिटी। सर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पहुंचने आने के लिए मिनिमम वेलोसिटी की जब भी बात करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि इन्फिनिटी पहुंचने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी भले ही जीरो हो जाए, मतलब इन्फिनिटी पहुंच जाए, पहुंचने के बाद भले ही उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी ना बचे, इन्फिनिटी पहुंच भर जाए। तो हमें क्या करना है? पी से लेके इन्फिनिटी तक एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है और उसके लिए हमें चाहिए होगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो दिख ही रही है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए चाहिए पोटेंशियल। तो ये बताओ पी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? तो पी पॉइंट का पोटेंशियल किसी एक मास की वजह से लिखोगे तो बनेगा -gm/l। दोनों की वजह से लिखना होगा तो इंटू 2। बताओ, तो ये हो जाएगा -2gm/l। ठीक है। और इन्फिनिटी का पोटेंशियल तो जीरो ही है, तो बस यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। कर लिया होगा ये क्वेश्चन? क्यों भाई? यस सर। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से क्या लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी एट पी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट इंफिनिटी। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एट पी कैसे आएगा? तो पोटेंशियल एनर्जी एट पी के लिए हम लोग लिखेंगे m इंटू पी पॉइंट का पोटेंशियल विच इज गिवन -2gm/l। काइनेटिक एनर्जी एट पी इज हाफ m v मिनिमम स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी पे जीरो, काइनेटिक एनर्जी इंफिनिटी पे जीरो। तो देखो यहाँ से v मिनिमम कितना आता है? मिनिमम की वैल्यू 2√gm/l आती है। कौन सा आंसर आ रहा है इसमें से फिर? बी आ रहा है ना? बी। और कह रहा है कि एनर्जी ऑफ स्मॉल m रिमेन्स कांस्टेंट। सही है। एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी, यस सर। यस तो वो सर। भी कांस्टेंट है। एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी। तो कौन कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे इसमें? बी एंड डी हो जाएगा। देखो बताओ।
ठीक है, और देखो, और देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, देखो करो ट्राई। देखो इसमें अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू स्टार्स इज 10a, masses of star are m and 16m and their radii are a and 2a। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक स्टार ये है लेट्स से, और दूसरा स्टार ये है, ये हो गया m a और ये हो गया 16m 2a, और दोनों के सेंटर्स के बीच में सेपरेशन 10a है। ठीक है, अब हमें इसमें कह रहा है अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m इज फायर्ड स्ट्रेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ लार्जर स्टार, फ्रॉम द सरफेस ऑफ लार्जर स्टार टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ स्मॉलर स्टार, तो व्हाट शुड बी मिनिमम इनिशियल स्पीड टू रीच द सरफेस ऑफ स्मॉलर स्टार। ठीक है, यानी कि इसको ए पॉइंट से हमने प्रोजेक्ट किया है और हमें इसको सेकंड वाले स्टार पे पहुंचाना है, छोटे वाले पे। तो एक बात का ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमें उसको उसके सरफेस तक पहुंचाने की जरूरत नहीं है, हमें उसको सिर्फ एक ऐसे पॉइंट तक पहुंचाना है जहां पे दोनों स्टार्स का इफेक्टिव ग्रेविटी 0 हो रहा है। क्यों? क्योंकि हो क्या रहा होगा ना, इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में स्मॉलर वाले का फील्ड होगा और इसके राइट साइड में बड़े वाले का फील्ड होगा, तो हमें उसको केवल बड़े वाले के फील्ड से बाहर निकालना है, बाद में वो स्मॉल एम तो अपने आप अट्रैक्ट कर लेगा। तो हमें एक ऐसे पॉइंट तक पहुंचाना है जहां पे दोनों की वजह से इफेक्टिव ग्रेविटी 0 आएगी। तो पहले तो हमें ये पॉइंट निकालना पड़ेगा कि ये पॉइंट कौन सा होगा। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट यहां से x डिस्टेंस पे होगा, तो यहां से उसका डिस्टेंस 10a - x होगा। निकालो पहले, तो ये x क्या आएगा, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलेंगे पोजीशन ऑफ नल पॉइंट, पोजीशन ऑफ नल पॉइंट। तो नल पॉइंट निकालने के लिए दोनों का ग्रेविटी बराबर कर देते हैं। देखो तो ये बनेगा gm अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू g इंटू 16m अपॉन 10a माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से x कितना आता है, तो भाई x का वैल्यू 2a, x का वैल्यू 2a आता है। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। कहाँ से कहाँ तक लगाना है, पॉइंट ए से पॉइंट पी तक लगाना है। तो हमें ए पे और पी पे पोटेंशियल की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ये बताओ ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल बड़े वाले स्फीयर की वजह से होगा -g16m अपॉन 2a, और ए पॉइंट पे पोटेंशियल छोटे वाले स्फीयर की वजह से भी निकालना है। तो छोटे वाले स्फीयर की वजह से पोटेंशियल होगा -gm अपॉन 8a। ध्यान से देखो, पॉइंट ए छोटे वाले के सेंटर से 8a डिस्टेंस पे है। इसी तरह से पॉइंट पी पे पोटेंशियल अगर निकालेंगे तो छोटे वाले का पोटेंशियल बनेगा -gm अपॉन 2a और बड़े वाले का बनेगा -g16m अपॉन 8a। बताओ। सर? हाँ बोलिए। सर वहाँ पे 9 नहीं मानेंगे जहाँ पे आपने 8 लिखा है। नहीं, ये पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस लिखना है ना, इसके सेंटर से डिस्टेंस तो 8 ही होगा ना, इसका रेडियस 2a है ना। हाँ सर, और सर उसका छोटे वाले का ए है। हाँ, तो उसके सरफेस से थोड़ा लिखना होता है, सेंटर से डिस्टेंस लिखना होता है ना पोटेंशियल के लिए। पोटेंशियल में जो स्मॉल आर लिखते हैं कहाँ से लिखते हैं, सेंटर से लिखते हैं कि सरफेस से लिखते हैं, वैसे डाउट ना हो। हाँ सर, हाँ सर। ध्यान से देखो, और बस यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हम लोगों को बस उसको पी पॉइंट पे पहुंचाना भर है, भले ही पी पॉइंट पे पहुंच के उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 ही क्यों ना हो जाए। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पी। तो काइनेटिक एनर्जी एट पी 0 कर देना है,
पोटेंशियल एट ए को लिखेंगे m इंटू ए पॉइंट का पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी एट ए हो जाएगी हाफ m v मिनिमम स्क्वायर, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी एट पी हो जाएगी m इंटू वीपी। वीपी और वीए हम लोगों ने निकाल लिए, ऊपर लिखे हुए हैं, तो यहाँ से सॉल्व करके वी मिनिमम निकालोगे तो वी मिनिमम की वैल्यू आती है 3/2 अंडर रूट ऑफ 5 GM/A। देखो ध्यान से, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं बताओ पहले, कुछ डाउट है कहीं तो पूछिए, कोई भी स्टेप अगर नहीं क्लियर है तो पूछिए। ठीक है, तो ये तो कुछ बातें हो गई, जनरल बातें। अब हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे रिलेटेड टू अर्थ ओनली, ठीक है। तो इसमें पहला हेडिंग पड़ेगा अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब अर्थ की वजह से ग्रेविटी, ठीक है, अर्थ की वजह से किसी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी, अर्थ के ऊपर किसी पार्टिकल का बाइंडिंग एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी, ये सारी चीजें हम लोग निकालने वाले हैं इसमें। तो देखो अर्थ के बारे में जो बेसिक बातें हैं पहले तो वो नोट कर लो। अर्थ जो है वो एक तरह से हम लोग इसको एज्यूम करने वाले हैं यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर की तरह हम इसको ट्रीट करने वाले हैं, ठीक है। इसका रेडियस को लिखेंगे हम लोग RE और इसका मास लिखेंगे ME। इसका मास जो है वो है अप्रोक्सीमेटली 6 × 10⁻24 kg और इसका जो रेडियस ऑफ अर्थ है इट इज 6.4 × 10⁻6 मीटर्स, या फिर जिसको हम लोग 6400 किलोमीटर्स बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके सरफेस पे अगर हम लोग ग्रेविटी कैलकुलेट करें तो इसके सरफेस पे ग्रेविटी का फॉर्मूला आएगा Gm/r², तो ये बन जाएगा Gme/re², और Gme/re² की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू निकल के आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो बताओ, इसी तरह से इसके सरफेस पे अगर कोई पार्टिकल है स्मॉल m तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, क्यों भाई, पोटेंशियल की वैल्यू होगी -Gme/re। तो किसी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगी -Gm/me/re। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा किसी पार्टिकल की, उसको बोलेंगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट मास ऑन अर्थ सरफेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट मास ऑन अर्थ सरफेस। और ये हो गया ग्रेविटी ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। देखो ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट आएगा वेरिएशन इन ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अब अर्थ का जो ग्रेविटी है वो अर्थ के अंदर, अर्थ के बाहर, ठीक है, h हाइट पे, d डेप्थ पे, अर्थ के रोटेशन की वजह से, अर्थ के शेप की वजह से कैसे डिपेंड करेगा इन सब बातों पे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू हाइट h। तो h हाइट पे देखो एक बात ध्यान रखना कि क्वेश्चंस में ग्रेविटेशन की कई बार डिस्टेंसेस दिए होते हैं, तो वो डिस्टेंसेस जरा ध्यान से देखना कि वो डिस्टेंस जो पॉइंट मास की दी हुई है या किसी पॉइंट की दी हुई है वो उस अर्थ के सरफेस से दी हुई है या अर्थ के सेंटर से दी हुई है, क्योंकि फॉर्मूले सारे के सारे स्मॉल r के टर्म्स में जितने भी होंगे वो सारे के सारे सेंटर से होंगे। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हाइट हमें सरफेस से दी हो, तो जैसे सपोज यही क्वेश्चन है कि मान लेते हैं कि ये अर्थ RE रेडियस हो गया, ME इसका मास हो गया, और हम अर्थ सरफेस से
एच हाइट पे कोई पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, तो एच हाइट का मतलब होगा उसके सरफेस से लिया गया डिस्टेंस है ये। इसको हम लोग एट एन एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। एल्टीट्यूड का मतलब भी वही है, अर्थ सरफेस से उसका हाइट हम लोग लेते हैं। तो एट एन एल्टीट्यूड एच अगर निकालना है तो ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है जी एम ई अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, होता है 1/r² के प्रोपोर्शनल होगा, सारा का सारा मास सेंटर पे एज्यूम कर सकते हैं। अब अगर हम स्मॉल आर को आर ई और एच के टर्म्स में लिखें तो ये हो जाएगा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ग्रेविटी को हम लोग ऐसे लिख देंगे, ग्रेविटी एट सरफेस और इनटू, ध्यान से देखो तो आर ई अपॉन आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। तो ये जी पी बना ग्रेविटी एट ए हाइट एच, या इसको जी एच कर दो, जी एच हो गया ग्रेविटी एट ए हाइट एच, और स्मॉल जी हो गया ग्रेविटी एट सरफेस। ये सरफेस पे ग्रेविटी है। तो ध्यान से देख लेना कि इसका जो वेरिएशन है वो एच पे किस हिसाब से आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला और डिराइव करते हैं कि इफ स्मॉल एच इज वेरी वेरी लेस देन आर ई, तो ये जो जी एच है इसको लिख सकते हैं जी एच इज इक्वल टू जी, देखना ध्यान से, अंदर ब्रैकेट में याद आएगा 1 प्लस एच अपॉन आर ई टू द पावर -2। बताओ, लिख सकते हैं ऐसे? और अगर एच आर ई के कंपैरिजन में बहुत छोटा है तो हम वो पावर नीचे ले आएंगे, तो फॉर्मूला एक आ जाएगा जी एच इज इक्वल टू जी ब्रैकेट 1 माइनस 2h/re। बट ध्यान रखना कि ये वाला फॉर्मूला जो दूसरा वाला लिखा है ये कब वैलिड है, इसकी वैलिडिटी का कंडीशन ये है कि h जो है वो आर ई से बहुत छोटा होना चाहिए। बोलो, नोट करते जाओ, कुछ और ज़्यादा सीधा सीधी बातें हैं। सेकेंड पॉइंट में विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ d, अगर हम d डेप्थ पे जाएंगे तो ग्रेविटी क्या बनेगा? तो जरा ये बताओ कि अगर हम d डेप्थ पे जा रहे हैं, सरफेस से d डेप्थ पे, तो फिर से ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होगा? ग्रेविटी का फॉर्मूला हमारे पास जी एम ई आर अपॉन आर ई क्यूब है या नहीं है? अच्छा, यहाँ पे स्मॉल आर की जगह क्या लिख सकते हैं डी के टर्म्स में? क्यों भाई? स्मॉल आर होता है सेंटर से डिस्टेंस, और जो डी दिया हुआ है वो सरफेस से दिया हुआ है, तो स्मॉल आर को डी के टर्म्स में क्या लिखोगे? क्या इसको आर ई माइनस डी लिख सकते हैं? और यहाँ से देखो इसको ऐसे लिखेंगे, जी एट पॉइंट पी बन जाएगा जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, एक आर ई अंदर भेज दिया है, और ये आ जाएगा 1 माइनस डी अपॉन आर ई। तो यहाँ से g हो जाएगा g एट ए डेप्थ d इज इक्वल टू g एट सरफेस इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर ई। देखो, तो ये डेप्थ पे फॉर्मूला हो गया। डेप्थ में जो ग्रेविटी है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, ध्यान से देख लो। डेप्थ पे जो ग्रेविटी है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, लीनियरली बोल सकते हैं इसको। ठीक है, बोलिए। नेक्स्ट पॉइंट इज with respect to shape of अर्थ। अब देखो, हम लोग अर्थ को परफेक्टली स्फेयर एज्यूम कर रहे हैं, बट एक्चुअली अर्थ का जो शेप है वो परफेक्टली स्फेयर नहीं है, ये हल्का सा ओवल टाइप का है। ठीक है, ओवल टाइप का होने का मतलब ये कि इक्वेटर पे जो रेडियस है और जो पोल्स पे रेडियस है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यानी अगर हम लोग बनाएं उसको तो वो कुछ इस तरह का है अर्थ का सरफेस, अर्थ का जो शेप है। ठीक है, यानी कि पोल्स पे जो रेडियस है, देखना ध्यान से, और इक्वेटर पे जो रेडियस है, इक्वेटर का रेडियस पोल्स के रेडियस से थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, कितना ज्यादा है? तो रेडियस एट इक्वेटर, कैपिटल ई लिख दो, रेडियस एट इक्वेटर
और रेडियस एट पोल का जो डिफरेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 21 किलोमीटर्स का है। अब हालांकि 21 किलोमीटर्स अगर देखा जाए 6400 किलोमीटर्स के सामने तो कुछ भी नहीं है, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट स्फेरिकल है, ठीक है। बट अगर हम ये 21 किलोमीटर्स को भी काउंट करें तो क्या ये बोल सकते हैं कि हम लोग की पोल्स पे जो ग्रेविटी होगी वो इक्वेटर की ग्रेविटी से ज़्यादा बनेगी, रेडियस कम होने की वजह से। ध्यान रहेगा, बताओ। एक्चुअली पोल पे जो ग्रेविटी है वो इक्वेटर की ग्रेविटी से ज़्यादा है, और इसके दो रीजन बोलते हैं। तो जिसमें से एक रीजन होता है शेप ऑफ अर्थ। तो अर्थ का जो शेप है वो तुम ध्यान से देख रहे हो कि ओवल टाइप का शेप है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और दूसरा जो रीजन है इसका, दूसरा रीजन है इसका ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। दूसरा रीजन है इसका ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। मतलब अर्थ रोटेट हो रही है और अर्थ के रोटेशन की वजह से इक्वेटर पे इफेक्ट ज्यादा है और पोल्स पे इफेक्ट उसका कम है। कैसे, वो भी समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रोटेट हो रही है। ओमेगा को लिखेंगे हम लोग 2π/t। टी की वैल्यू बताओगे क्या लिखेंगे, क्यों भाई? 24। हाँ, टी की वैल्यू 24 आवर्स बनेगी, ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से क्या होता है, ध्यान से देखना कि यहाँ पे जो पॉइंट है, जैसे मान लो कि यहाँ पे हम एक पॉइंट मास ले रहे हैं m और वो इस एंगल पे है फाई। ये जो एंगल फाई लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कोलैटिट्यूड। कोलैटिट्यूड, लैटिट्यूड का मतलब होता है इक्वेटर से एंगल। अगर एक्सिस से एंगल लिखना है तो उसको बोलते हैं कोलैटिट्यूड। तो अगर फाई एंगल पे ये पार्टिकल है तो इसके ऊपर फोर्सेस जरा देखो ध्यान से। इसके ऊपर m इंटू जी इधर की तरफ लगेगा, ठीक है। नॉर्मल इसके ऊपर इधर की तरफ लगेगा। और क्या ये जो मास है ये भी एक सर्कल में घूम रहा है? देखो ध्यान से, तो ये जो मास है ये भी तो एक सर्कल में घूम रहा है, और इस सर्कल में घूमने की वजह से इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और लगेगा mr⍵² का। और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इसके नॉर्मल को कम कर देगा, जिसकी वजह से इफेक्टिव ग्रेविटी इसके ऊपर कम हो जाएगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू अगर निकालनी है तो हमें इसका रेडियस चाहिए, ये वाला रेडियस। तो ये जो स्मॉल आर आएगा, ध्यान से देखो, क्या स्मॉल आर को हम लोग लिख सकते हैं RE sin फाई, क्यों भाई? और अगर हम अलोंग इस सरफेस के अलोंग इसके ऊपर फोर्सेस बैलेंस करें, देखो ये वाला एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं टेंजेंशियल, ठीक है। और ये वाला एंगल जो है फाई बनेगा, चेक करो तो अलोंग नॉर्मल अगर फोर्सेस लिखें तो ये बनेगा n + mr⍵² sin फाई इज इक्वल टू mg। तो n को अगर हम लोग लिखेंगे m इंटू जी इफेक्टिव तो ये हो जाएगा इक्वल टू mg माइनस r की वैल्यू रख दें तो mRe⍵² साइन स्क्वायर फाई। तो m कैंसिल कर दोगे तो g इफेक्टिव की वैल्यू आ जाएगी g माइनस RE⍵² साइन स्क्वायर फाई। देखो, तो ये इफेक्टिव ग्रेविटी निकल के आएगी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। तो तुम यहां से देख सकते हो कि अर्थ का जो रोटेशन है उसका इफेक्ट कहाँ पे ज्यादा आएगा, इक्वेटर पे ज्यादा होगा या पोल्स पे ज्यादा होगा? क्यों भाई? साइन फाई का फैक्टर आ रहा है, तो साइन फाई का फैक्टर फाई इक्वल टू 0 पे वो वैल्यू 0 हो जाएगी, और फाई की वैल्यू जब 90 डिग्री होगी तो सबसे कम आएगा। तो यहां से भी ये बात बोल सकते हैं, सेम यही पॉइंट यहां भी कॉपी कर सकते हैं कि जी एट पोल्स इज ग्रेटर देन जी एट इक्वेटर। देखो, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कई जगह आएगा यूज। कुछ डाउट है तो बताइए। ठीक है, बताओ। यस सर। ये तो हो गया वेरिएशन इन ग्रेविटी ऑफ अर्थ। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी
of a particle on earth, तो अर्थ के ऊपर अगर पार्टिकल है सरफेस पे तब तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम ई अपॉन आ रही है, बट अगर वो एच हाइट पे है तो क्या करेंगे बताओ, एट ए हाइट एच क्या लिखेंगे? तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना बहुत आसान है, पोटेंशियल अगर पता है तो पोटेंशियल एनर्जी आसानी से आ जाएगा। एच हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी एम इंटू एच हाइट पे पोटेंशियल, और पोटेंशियल की वैल्यू एच हाइट पे क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। क्यों भाई, तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस ऑफ जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। बस तुम्हें इतना ही याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी एट ए हाइट एच। ठीक है, अच्छा एट ए डेप्थ डी क्या लिखेंगे? एट ए डेप्थ डी, डी डेप्थ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, तो डी डेप्थ पे पोटेंशियल क्या बनेगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखा था हम लोगों ने माइनस सॉलिड स्फीयर की वजह से माइनस जी एम ई अपॉन टू आर ई क्यूब इंटू थ्री आर ई स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ध्यान से देखना, और अगर हम डी डेप्थ पे जा रहे हैं तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या होती है? अगर हम डी डेप्थ पे जा रहे हैं तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या बनेगी बताइए? आर ई माइनस आर ई माइनस डी बनेगी, तो अपॉन टू आर ई क्यूब ब्रैकेट ये बनेगा थ्री आर ई स्क्वायर माइनस आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला जरा सही से याद रखना, क्योंकि थोड़ा टेढ़ा फॉर्मूला है, ये मौके पे याद नहीं आता है और इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, और एक पॉइंट और है बस, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी एंड एस्केप वेलोसिटी। बाइंडिंग एनर्जी एंड एस्केप वेलोसिटी, बाइंडिंग एनर्जी एंड एस्केप वेलोसिटी। तो देखो सरफेस पे पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो सरफेस पे पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी है माइनस जी एम एम ई अपॉन आर ई। तो बाइंडिंग एनर्जी का क्या मतलब है, तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब होगा जो भी उसकी सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी है, अगर हम उतनी ही एनर्जी उसको माइनस में दे दें तो उस पार्टिकल की टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी, यानी वो सिस्टम ब्रेक हो जाएगा। ये फॉर्मूला हम लोगों ने वहां भी लिखा था, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज माइनस ऑफ यू सिस्टम। याद है नहीं याद है? यस सर। ठीक है, अब अगर हम बाइंडिंग एनर्जी, अगर हम वो बाइंडिंग एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में देते हैं तो जो वेलोसिटी है वो कहलाती है एस्केप वेलोसिटी। तो इसी को अगर हम माइनस के इक्वल कर दें, माइनस जी एम एम ई अपॉन आर ई, तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिलेगा अंडर रूट ऑफ टू जी एम ई अपॉन आर ई। तो ये एस्केप वेलोसिटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ आएगी, और अगर हम स्मॉल जी के टर्म्स में लिखें तो ये अंडर रूट टू जी आर ई बनेगी। एस्केप वेलोसिटी का मतलब ये हुआ कि इतनी वेलोसिटी अगर हम अर्थ सरफेस पे किसी को दे दें तो फिर वो हमेशा के लिए अर्थ छोड़ देगा, और इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे तो इट इज़ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो छोटा मोटा वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, ऐसे ही हम कोई पत्थर फेंकें और चला जाए तो पॉसिबल नहीं है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। बट हाँ, इस वैल्यू का कई जगह एप्लीकेशन है। जैसे एक तो एप्लीकेशन सीधे सीधे ये बोलते हैं कि अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, बट कुछ प्लैनेट्स हैं जिनके ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है। तो ऐसा इसलिए कि अर्थ पे जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे गैस मॉलिक्यूल्स की जो आरएमएस एवरेज वेलोसिटी है वो वेलोसिटी इस वेलोसिटी से कम है, जिसकी वजह से वो गैस मॉलिक्यूल्स अर्थ से एस्केप नहीं कर पा रहे हैं। कुछ प्लैनेट्स जिन पे एटमॉस्फेयर नहीं है तो उसका रीजन ये है कि उनका टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा की वजह से उन मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी ज्यादा है, और वो मॉलिक्यूल्स जो है वो उसके एटमॉस्फेयर से एस्केप कर जा रहे हैं। ठीक है ना, बोलो। बताओ, देखो यहाँ तक कोई डाउट है बताओ? कोई डाउट नहीं? देखो करो क्वेश्चन, फिर दे रहा हूँ। ये देखो एक एस्केप वेलोसिटी का क्वेश्चन आया हुआ है, करो ट्राई।
देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट गिवन है जी के कंपैरिजन में, और डेंसिटी ऑफ प्लैनेट गिवन है अर्थ के कंपैरिजन में। तो दो चीजें हमको दी हुई है, रेडियस के बारे में नहीं मालूम है, जबकि एस्केप वेलोसिटी लिखने के लिए अगर हमको जी के टर्म्स पता है तो हमें रेडियस में भी रिलेशन चाहिए। तो एक काम ये करते हैं, ग्रेविटी का क्या फॉर्मूला है, ग्रेविटी का फॉर्मूला है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। देखना ध्यान से, अगर हम इसको डेंसिटी के टर्म्स में लेके आए, क्यों भाई, जी एम बाई आर स्क्वायर फॉर्मूला है, अगर हम इसको डेंसिटी के टर्म्स में लेके आए तो क्या लिखेंगे, क्या इसको जी बाई आर स्क्वायर और मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। देखो तो क्या ये जो ग्रेविटी है ये रो इंटू आर के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। देखो तो ग्रेविटी एट प्लैनेट अपॉन ग्रेविटी एट अर्थ इज इक्वल टू डेंसिटी एट प्लैनेट अपॉन डेंसिटी ऑफ अर्थ इंटू रेडियस एट प्लैनेट, रेडियस ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। रखो जरा वैल्यू, तो ये वैल्यू दी हुई है √6/11। डेंसिटी के बारे में दिया हुआ है 2/3, और रेडियस के बारे में नहीं पता है, तो रेडियस के बारे में हमें यहाँ से पहले तो पता चल गया कि रेडियस ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है 3√6/22। इसको ऐसे ही छोड़ दो अभी, बोलो। अब कह रहा है एस्केप वेलोसिटी, तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है √2gr। देखो तो क्या ये एस्केप वेलोसिटी √g और √r के प्रोपोर्शनल है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एस्केप वेलोसिटी एट प्लैनेट अपॉन एस्केप वेलोसिटी एट अर्थ इज इक्वल टू √g प्लैनेट अपॉन g अर्थ इंटू r प्लैनेट अपॉन r अर्थ। रख दो ये सारी वैल्यूज उठा के यहाँ पे, देखो क्या मिलता है, ये सारी वैल्यूज उठा के यहाँ रख दो। तो वेलोसिटी एट प्लैनेट इज इक्वल टू, अर्थ पे 11 है तो ये 11 आ जाएगा इंटू अंडर रूट के अंदर बताओ क्या आएगा, जीपी अपॉन जी अर्थ, ये वैल्यू दी हुई है √6/11 इंटू आर प्लैनेट अपॉन आर अर्थ, क्या लिखेंगे, तो ये लिखेंगे 3√6/22। तो ये फाइनली सॉल्व होके क्या आता है भाई बताओ। 6 इधर से आ रहा है और वो 3 हो जाएगा, करो देखो सॉल्व क्या आता है, 3 बच रहा है क्या, 3 किलोमीटर पर सेकेंड। देखो क्लियर क्वेश्चन, बताओ। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 90% टाइम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए हैं सीधे सीधे। एक और इसमें करो, अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो इसका मतलब समझे, क्रेटर का मतलब क्या हुआ, क्रेटर मतलब ऐसे समझ लो कि कोई गड्ढे जैसा है, कोई गड्ढा कह दो या कोई वेल समझ लो, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, हमको उसने कहा है कि मून की बात कर रहा है, ठीक है, और मून के सरफेस पे एक R/100 का एक क्रेटर है, तो मान लेते हैं कि ये वो क्रेटर हो गया, ठीक है। इसका डेप्थ दिया हुआ है R/100,
r/100, ठीक है। अब कह रहा है इस क्रेटर के अंदर से हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। तो हमें कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करना हो, या वेलोसिटी हमको दी हुई है, तो हमें बताना है कि इसको कि ये कितनी हाइट तक जाएगा। तो ये वहीं तक जाएगा जहां तक इसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती, और हमने इसको प्रोजेक्ट किया है एस्केप वेलोसिटी से, लेकिन जो एस्केप वेलोसिटी है वो सरफेस वाली है, लेकिन सरफेस से प्रोजेक्ट नहीं किया है। सरफेस से प्रोजेक्ट करते हैं एस्केप वेलोसिटी से, तब तो एस्केप ही कर जाता। तो मान लेते हैं कि ये कितनी हाइट तक जाएगा, तो ये h हाइट तक जाएगा। तो क्वेश्चन तो एनर्जी कंजर्वेशन का है सीधे सीधे, पॉइंट P पे और पॉइंट A पे एनर्जी कंजर्व करना है। तो सबसे पहले बताओ कि पॉइंट P पे पोटेंशियल क्या बनेगा। तो पॉइंट P का पोटेंशियल होगा -gm/2r³। ध्यान से देखना, अब इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा 3r² माइनस r माइनस डी की जगह ध्यान से देखो तो r/100 है, तो r माइनस r/100 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। देखो बताओ पोटेंशियल एट ए पॉइंट, तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल हो जाएगा -gm/r+h। तो बस एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, क्या लिखेंगे, हाफ mve²। तो सरफेस पे जो ग्रेविटी है, सरफेस पे जो एस्केप वेलोसिटी है, उसको लिखेंगे 2gm/r प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बनेगी -g कैपिटल M/2r³ इंटू ब्रैकेट। अब देखो ये 3r² माइनस, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, r माइनस r/100 है तो क्या इसमें से r² कॉमन लेके इसको 1 माइनस 2/100 लिख सकते हैं, बताओ। इसीलिए उसने दिया भी हुआ है r/100, जिससे हम उसमें थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन ले पाए, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू h हाइट पे जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी -gmm/r+h। देखो अब यहां से gmm कैंसिल पूरी इक्वेशन से, देखो ध्यान से, ठीक है। h की वैल्यू निकालनी है, देखो सॉल्व करो, अच्छा क्वेश्चन है, कितना आता है कंप्लीट करो। आंसर इसका 99.5 r आना चाहिए। आ रहा है सॉल्व होके या नहीं, देखो बताओ। सर हाँ बोलिए। सर जब इस बार आपने वीए निकाला तो सर रेफरेंस पॉइंट वो क्रेटर लिया है, सरफेस से नहीं लिया। नहीं सरफेस से ही लिया है, सरफेस से h हाइट दिया हुआ है, h हाइट मैंने सरफेस से ही लिया हुआ है भाई। मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल का मतलब हाइट कहां से, सरफेस से बतानी है। यस सर। क्लियर है ना। यस सर। तो अब इसमें अभी तक हम लोगों ने सैटेलाइट मोशन छोड़ के बाकी सब बता दिया है मैंने, तो क्वेश्चन ही हैं इसमें बहुत सारे, ठीक है।